नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजीवर्स नॉलेज हब में। मेरे साथ आप लोग सामान्य हिंदी की क्लासेस पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग समास की कक्षा ले रहे थे। समास पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि समास आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन परिभाषाओं के आधार पर या फिर तत्पुरुष समास के भाग के अनुसार अगर हम देखें तो हमने 6 प्रकार के समास देखे। उसमें से कुछ समास आपके हो चुके हैं। आज जो आपकी क्लास होगी समास से वो द्वंद्व समास की होगी। तो चलिए आइए हम लोग द्वंद्व समास पढ़ते हैं। समास पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत बड़ी परिभाषाएं नहीं पढ़नी है। जिस हिसाब से मैं आपको एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ा रही हूँ, अब बस वैसे ही पढ़िए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आप मेरे साथ इसको नोट करते रहिए। पहला पॉइंट आपका है, एक चीज और, मैंने प्रत्येक समास में आपको 2 पद बताए थे। जो पहला पद आपका होगा उसे हम पूर्व पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होगा मतलब कि अंतिम पद, उसे हम बोलेंगे उत्तर पद। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या कह रही है। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा द्वंद्व समास को लेकर इसका कोई भी पद या आप यहां दोनों पद बोल सकते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आपकी एक परिभाषा हो गई। लेकिन अगर आपसे यहाँ किसी दूसरी लैंग्वेज में पूछता है तो आप इसी को बोलेंगे, इसके दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा। और संज्ञा की जगह आपको विशेष्य लिखकर भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल विशेष्य होते हैं। ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं, चलिए फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला हो गया इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं या दोनों ही पद संज्ञा मतलब विशेष्य होते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हमारा है उसको हम देखेंगे, चलिए इसके दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर आपका अगला पॉइंट होगा दोनों ही पद एक दूसरे के पूरक होंगे या होते हैं। ठीक है। फिर जो आपका एक और पॉइंट बच रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का, अब आपको पता होना चाहिए कि योजक चिन्ह नाम कैसे लगता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए, तो ये थी आपकी एक परिभाषा जिसको मैंने 5 प्रकार से समझाया है। देख लेते हैं हम लोग। द्वंद्व समास जिसमें हमारे 2 पद होते हैं और हमें परिभाषाओं के अनुसार देखना है कि पहला पद हमारा कौन सा है और दूसरा पद हमारा क्या कह रहा है। फिर देखते हैं इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रधानता का अर्थ मतलब अपने आप में दोनों ही किसी एक अच्छे अर्थ को रख रहे हों। और इसके अलावा अगर हम दूसरे पद की बात करें तो एक पद तो प्रधान होता है
और जो अन्य पद होता है उसे हम कहते हैं गौड़ पद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गौड़ पद कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों ही पद संज्ञा या विशेष से होते हैं। आप समझिएगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, या तो आपसे परिभाषा बना के पूछ देगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों ही पद आपके प्रधान होते हैं, तो आपको बताना है कि हमारा द्वंद्व समास है। या फिर वहीं पर क्वेश्चन की आपसे लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि इसके ऐसे कौन से पद हैं जिसमें दोनों ही पद आपके संज्ञा या फिर विशेष से पूछ सकता है, और निम्न में से हमारा कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है। अगला पॉइंट देखिए, इसके दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम से अर्थ क्या है, एक दूसरे का उल्टा होना, जैसे दिन, और दिन का उल्टा हो गया आपका रात। फिर देखते हैं अगला, दोनों ही पद एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब पूरक देखते हैं हम कैसे समझना है। जैसे हमने कहा धनुष, बाण। ठीक है, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। अगला देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने ये दो पद लिखे हुए हैं और हमने इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। जबकि आपने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक परिभाषा देखने को मिली होगी कि जिन पदों के बीच में हमारे योजक चिन्ह का प्रयोग हो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व का हम प्रयोग अव्यय भाव में भी करते हैं, जैसे धीरे धीरे। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह को लेकर चलेंगे तब तो आपका समास यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे कुछ ऐसे 5 नियम हैं जो हमारे द्वंद्व समास को पूरा कर रहे हैं, और वो 5 आपने देखी हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि हमारे उदाहरण क्या कह रहे हैं। चलिए, पहला माता पिता, दूसरा है भाई बहन, अगला दाल रोटी, देश विदेश। फिर होगा आपका दिन रात। अगला दही बड़ा। अब चलिए हम लोग उदाहरण को समझते हैं। पहला उदाहरण आपका कहता है माता पिता। अब देखा आपने माता पिता, जबकि हमने अपने नियम में देखा हुआ है कि हमारे दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। और प्रधानता का अर्थ ये होता है कि अगर माता पिता में से मैंने कोई एक शब्द हटा दिया तो अपने आप में एक शब्द की प्रधानता आपको दिखाई देगी। वैसे ही सेम आपको भाई बहन में होगा। फिर हमने देखा कि योजक चिन्ह का प्रयोग होना है। हमने देखा कि माता और पिता दोनों शब्द के बीच में हमारा योजक चिन्ह है, तो आपको ये पता चल गया कि हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे रात और दिन की, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है कि आपने यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी भी उदाहरण में आपको योजक चिन्ह का प्रयोग वहां पे ना मिले, लेकिन आपने इतने सारे नियम देखे हैं तो आपको किसी एक उदाहरण पे सभी नियम को लगाकर देखना है। तो इसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। फिर अगला हमने देखा भाई बहन। भाई बहन देखिए दो शब्द हैं, दोनों ही प्रधान हैं, या फिर दोनों को ही हम संज्ञा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये पूरक है या विलोम है। तो भाई बहन एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर हम इसको लिंग के आधार पर देखें तो एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, फिर देखते हैं दाल रोटी। ये शब्द भी पूरक है क्योंकि दाल के बिना आप रोटी नहीं खा सकते और रोटी के बिना आप दाल नहीं खा सकते। दूसरा देखते हैं देश और विदेश। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों के बीच में योजक का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका दही बड़ा। दही बड़ा का अगर अर्थ देखें तो अभी आपने इसमें योजक नहीं लगाया है। दही और बड़ा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि जो बड़ा दही वाला खाते हैं उसको दही के बिना नहीं खा सकते। तो ये आपके कुछ उदाहरण थे जो कि आपको द्वंद्व समास में देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके अलावा एक दो उदाहरण मैं आपको और बता दूं।
जैसे चराचरम। एक ये ऐसा उदाहरण है जो आपको परीक्षाओं में बहुत देखने के लिए मिलता है। तो आपने अगर देखा योजक चिन्ह वाली बात, तो यहाँ पर कहीं भी इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि इसका अर्थ होता है चर और अचर। ठीक है, लेकिन ये हुबहू आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल सकता है। फिर हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया हमारा देवासुर। अब ये इसमें भी कैसे हमें योजक चिन्ह निकालना है, तो देव योजक असुर। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये समास समझ में आ गया होगा और आपने इसकी जितनी भी बारीकियां हैं उनको भी समझ लिया होगा। तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, इसको नोट करिए। और आगे के लिए हम लोग फिर ये देखते हैं कि हमें समाज से प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन किसी परीक्षा में बने हैं या फिर बन सकते हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक आपने देखा कि आपका द्वंद्व समास पूरा हो गया है और उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। जो समझ में ना आया आप उसके लिए कमेंट करिएगा। अब आपका जो आखिरी समास बच रहा है उसका नाम है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप मेरे साथ लिखते चलिएगा। लिखिए, पद मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, तो उसको आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब परिभाषा में हम लोग लिखते हैं कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। प्रधान नहीं होता है इसका मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है जिस पे हम ज्यादा जोर दें, है ना। आगे लिखिए, तथा दोनों ही पद, तथा दोनों ही पद संज्ञा होता है। संज्ञा या विशेष भी मिल सकता है, क्योंकि जब कभी आपसे परिभाषा को लेकर प्रश्न बनेगा तो वहां पर उसकी भाषा बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। ठीक, दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। आगे लिखिए, तथा दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी परिभाषा। आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कि 2 पद होंगे लेकिन कोई भी पद ऐसा नहीं होगा जो प्रधान होगा, तथा दोनों ही पद संज्ञा होते हैं। दोनों जो पद होंगे वो आपके सामान्य होंगे, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का निर्माण करेंगे। यहाँ पर अन्य पद के स्थान पर आपको नए पद का निर्माण भी मिल सकता है, नए पद का निर्माण करेंगे। मेरी कोशिश आपके साथ हमेशा ऐसी रहती है कि आपको अगर परिभाषा से कोई प्रश्न बन रहा है तो वो भी आपसे बाहर नहीं होना चाहिए। देखा आपने, दोनों ही पद मिलकर किसी अन्य या नए पद का निर्माण करते हैं, जैसे या फिर एक चीज और लिख लीजिए आप, समास में आपको, मतलब कि बहुब्रीहि समास में आपको अथवा शब्द का प्रयोग भी देखने को मिल सकता है।
अब हम लोग देखते हैं उदाहरण के द्वारा कि हमारा नियम क्या कह रहा है। जैसे वीणा पाड़ी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न बनता है समास से, तो उन्हें कितने प्रकार से आपसे समास प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला कि अगर उन्होंने आपको एक लाइन में परिभाषा दे दी कि बताइए ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि आपने अलग अलग समास में पदों की संख्या को पढ़ा और पद के स्तर को भी पढ़ा कि कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद आपका गौण होता है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि हमारा बहुब्रीहि ऐसा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसके विपरीत अगर वो ये आपसे पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद संज्ञा होते हैं, तो आपका बहुब्रीहि समास है। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों ही पद संज्ञा होते हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का निर्माण करते हैं। जी हाँ, तो वो भी आपका बहुब्रीहि समास ही है। फिर मैंने आपको एक और यहाँ पे लाइन लिखवाई है जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। समास में मतलब कि बहुब्रीहि समास में अथवा शब्द का प्रयोग भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए क्योंकि ये शायद आपने नहीं देखा होगा, बाकी तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर वीणा पाणी, इसका अर्थ होगा वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती, ठीक है। अब अर्थात से ही हम लोग अथवा शब्द भी जोड़ सकते हैं। अथवा का अर्थ ये होता है कि या तो ये आपकी एक लाइन में होगा या फिर एक शब्द में होगा। तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जो हमारे किन्हीं दो पदों को मिलकर किसी अन्य पद का निर्माण करता है, इसलिए हमें वहां पर अथवा शब्द देखने के लिए मिल सकता है। अब देखते हैं हम लोग अगला उदाहरण। जैसे एक दंत, नील कंठ, पीतांबर, मृग नैनी, ठीक है। ये आपके उदाहरण है और हम इसे एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे एक दंत का अर्थ होता है एक है दंत जिसके या जिसका अथवा गणेश जी, ठीक है। अगला उदाहरण नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, अगला उदाहरण पीतांबर। अब एक चीज आप यहाँ देख लीजिए, पीतांबर को मैंने दो तरीके से आपको समझाया है। एक तो कर्मधारय समास में भी आपने यही पढ़ा था कि आपने वहां भी पीतांबर को देखा था। इसको दो भागों में बांट देते हैं, पहला पीत और दूसरा अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। तो यहाँ अगर हमने पीत अंबर की बात की है तो आप यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि किसी कपड़े के रंग की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर किसी कपड़े की विशेषता बता रहे हैं रंग को लेकर। तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अब आपने देखा कि बहुब्रीहि समास में भी मैंने आपको पीतांबर बताया है, तो उसको समझते चलते हैं कि पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु जी
या अगर आपको विष्णु नहीं मिल रहे हैं तो वहां पर आप रामचंद्र भी देख सकते हैं, रामचंद्र जी या फिर कृष्ण। तो इस तरीके से देखा कि आपको अथवा करके अर्थात करके कहीं भी कोई उत्तर मिल रहा है तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा। फिर एक आपका बचता है मृग नैनी। तो मृग के समान, मृग के समान नयन है जिनके, अर्थात सीता जी। ठीक है, तो ये थे आपके बहुव्रीहि समास और आपने यहाँ पर उदाहरण देखा। कुछ चीजें आप और समझ लीजिए बहुव्रीहि समास में जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर मिल सकती हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि बहुव्रीहि समास में अभी तक जितने भी भगवान होते हैं उनका नाम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी उदाहरण, कोई भी उदाहरण जो कि अद्वितीय हो, ठीक है, मतलब कि वैसा कोई दूसरा स्वरूप ना हो, चाहे वो किसी भगवान की बात कर ले, वस्तु की बात कर ले, या व्यक्ति की बात कर ले, या फिर जानवर की बात कर ले। तो यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे अनहोनी। ठीक है, अनहोनी, और अनहोनी का अर्थ होता है जिसकी पूर्व में होने की कोई शंका ना हो। ठीक है, इसको अनहोनी कहते हैं। तो ये था आपका बहुव्रीहि समास। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास आपकी यहीं तक, कल हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो इसको नोट करिए, पढ़ते रहिए। आपको जो भी समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके, धन्यवाद।